नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, मेहनत, लगन और कड़े परिश्रम की अगर बात चले तो हम मिसाल दे सकते हैं आपकी। आपके ही कठोर प्रयासों का यह नतीजा है कि लगातार चौथे वर्ष भारत सरकार ने हमारे प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपके इन प्रयासों में हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम का भी हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपका पग पग भर साथ दे। इसके साथ ही आज देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। और आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। अनाज उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद, मेगा फूड पार्क का लोकार्पण, गन्ने को पेड़ी बौनापन रोग से बचाएं, प्याज लहसुन में कीट रोग नियंत्रण और दुधारू पशुओं का सामान्य प्रबंधन। लगातार 2 साल से सूखे के बावजूद गेहूं और दलहन के उत्पादन में इस साल सुधार की संभावना दिख रही है। इसके मद्देनजर भारत का अनाज उत्पादन फसल वर्ष 2015-16 में आंशिक रूप से बढ़कर 25 करोड़ 31 लाख टन हो जाने का अनुमान है। हालांकि ये अनुमान फसल वर्ष 2013-14 के रिकॉर्ड 26 करोड़ 50 लाख टन उत्पादन के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले साल दर्ज 25 करोड़ 20 लाख टन उत्पादन के मुकाबले कहीं बेहतर है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कुल मिलाकर लगातार 2 साल से मानसूनी बारिश कम होने के बावजूद अनाज उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बेहतर रह सकता है। फरवरी-मार्च की अवधि गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है और हमें उम्मीद है कि ओलावृष्टि जैसी स्थिति नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने के लिए मेगा फूड पार्कों का होना जरूरी है। मुख्यमंत्री खरगोन जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ग्राम पानवा में 80 एकड़ क्षेत्रफल में 127 करोड़ की लागत से स्थापित इंडस मेगा फूड पार्क किसानों को समर्पित कर रहे थे। ये पार्क केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से स्थापित हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। मेगा फूड पार्क इसी का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में कृषि एवं उद्योग दोनों जरूरी हैं। गन्ने में पेड़ी का बौनापन रोग जीवाणु जनित गन्ने की बीमारी है। इस रोग का प्रकोप कहीं कहीं पेड़ी की फसल पर दिखाई देता है। ये रोग गन्ना उत्पादन में उपज के रूप में अधिक आर्थिक क्षति पहुंचाता है। ये रोग क्लेवीबैक्टर जाइलो नामक जीवाणु से होता है। रोग से प्रभावित पौधा कमजोर व छोटा रह जाता है। पत्तियां सामान्यतः पीली और गन्ने में पोरों की लंबाई कम हो जाती है। गन्ने को फाड़ कर देखने पर गठान के ऊतक नारंगी लाल या पीला नारंगी या भूरे रंग का प्रतीत होता है। इसकी रोकथाम के लिए गन्ने की कटाई करते समय स्वच्छ, साफ, धारदार चाकू का प्रयोग करें और रोगग्रस्त पौधे का उपयोग बीज हेतु न करें। फसल में पोषक तत्वों व पानी की कमी न होने दें। पेड़ी की फसल नहीं लेनी चाहिए। प्याज व लहसुन की फसल पर विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है, जो फसल की उपज, गुणवत्ता एवं संग्रहण अवधि को प्रभावित करते हैं। इन फसलों में लगने वाले कीट एवं बीमारियों की रोकथाम समय के अंदर करने की जरूरत रहती है। प्याज व लहसुन का थ्रिप्स प्रमुख कीट है। थ्रिप्स के शिशु व वयस्क दोनों ही पत्ती को खुरच कर रस पीते हैं। इस कीट का प्रकोप तापमान वृद्धि के साथ ज्यादा होता है। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु डायमिथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या कार्बेरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से समुचित लाभ मिलता है। दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध लेने के लिए एक व्यवस्थित आवास प्रदाय किया जाना चाहिए, जिसमें साफ सफाई, समुचित प्रकाश व्यवस्था और शुद्ध हवा का संचरण हो। पशु को कुछ समय स्वच्छ घूमने के लिए खुले स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि चारागाह में प्रदाय की जा सकती है। इन सभी चीज़ों के प्रदाय करने से पशु के शरीर का तनाव कम होगा और तनाव कम होने से उत्पादन 10 से 20% बढ़ जाएगा। आवास व्यवस्था से अति ठंड, अति गर्मी से दुधारू पशुओं को शरीर में पड़ने वाले दुष्परिणाम से भी बचाया जा सकता है।
आवास की साफ सफाई चूना छिड़क कर भी की जानी चाहिए, जिससे बीमारियों के जीवाणु मर जाते हैं। पानी साफ दिया जाना चाहिए। पानी साफ करने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले सरसों। आगर मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,876 रुपए प्रति क्विंटल। खातेगांव में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 3,300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,915 रुपए प्रति क्विंटल। और नीमच मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,670 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,220 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के भाव। दमोह में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव रहा 2,941 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,760 रुपए प्रति क्विंटल। धार में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,945 रुपए प्रति क्विंटल। और खरगोन मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,601 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,616 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में जानते हैं गेहूं के भाव। जबलपुर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,479 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,558 रुपए प्रति क्विंटल। निवाड़ी में न्यूनतम भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,560 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडौरी में न्यूनतम भाव रहा 1,525 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1,525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और सेंधवा मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,540 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, इस समय आपके खेतों में खड़ी चने की जो फसल है वो या तो गबोट की अवस्था में है या फिर उसमें बालियां आ चुकी हैं। कई स्थानों पे चने में फूल अथवा फलन की स्थिति है। ऐसे समय में यदि सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए और उचित प्रबंधन के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन भी कर लिया जाए तो यह हमारी फसल के लिए अच्छा साबित हो सकता है। चने में सामयिक कार्यों पर और जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर GK नेमा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय सीहोर से। जो हमारे बगैर पानी का चना किसान भाइयों ने बोया है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले अभी भी एक समय और आता है जो हमारे इस सीजन में पाले की नौबत बनती है।
उससे बचने के लिए जैसा कि आपको पहले बताया गया था, आप लोग जानते हैं कि मेड़ों पे हम धुआं करें तो उससे हमारी जो शीतलहर जो है उससे प्रभाव कम पड़ता है। दूसरी बात है कि चने में पानी कब दें, तो मेन हमें बात करना थी कि चने में पानी देने के लिए चने में कम से कम 2 पानी की आवश्यकता होती है। अब इसमें तरह तरह की अलग अलग बातें हैं। कुछ हमने चना पलेवा दे के बोया है जो लेट है, जिसमें अभी शीतलहर का प्रकोप बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ चना जो हमने पहले अक्टूबर में बोया हुआ है उसमें घेंटे बनने लगे हैं, उसमें शीतलहर का भी थोड़ा प्रभाव हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें पानी कब देना है, अगर हमने बगैर पानी के चना बोया है तो उसके हम कम से कम 25 दिन बाद पानी अवश्य दें, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने पलेवा दे के चना बोया है तो उसको हम 35 दिन के बाद भी पानी दें तो कोई बात नहीं है। पानी देने के लिए हमें आवश्यक बात ये ध्यान रखना है कि जब चना फूल के ऊपर हो, फूल 50% से ज़्यादा आ चुके हों पौधे में, उस समय हमें पानी दें। या फूल ख़त्म होने की कगार के बाद जो फली बनती है, जो पौध बनता है, उस समय हम पानी अवश्य दें। अगर हम फूल के पहले पानी देंगे तो उस समय हमारा चना और बढ़ जाता है और हमारे फ्लावरिंग कम होती है, चना की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो चना की एक उचित ग्रोथ हो और हमारे फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और घेंटे ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हमें एक पानी फूल के समय अवश्य देना है। अगर हमने पलेवा दे के बोया है तो एक पानी हम जो है फूल के समय देंगे। और अगर सूखे में हमने बोया है सोयाबीन काटने के बाद तो उस समय हम 20 दिन के बाद एक पानी लगा देंगे। ऐसा हम पानी का उपयोग करेंगे तो चना हमारा भरपूर मात्रा में पैदा होगा। दूसरी बात बार बार हमारे पास आती है कि हमारा चना उखट गया, हमारे चने में बिल्ट लग गया, हमारे चने में उकटा लग गया। इसके कई कारण होते हैं। उस जाति में बिल्ट ही नहीं है। और हमें जो बात कहनी है वो ये कहना है कि चने का स्वभाव ऐसा है कि जाति हमारी सारी अच्छी हैं। जैसे अभी हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे दलहन अनुसंधान केंद्र से 5 वैरायटियाँ चने की निकाली हैं। 2 काबुली, जिसमें एक काबुली है और एक डॉलर है। दूसरे 3 वैरायटी जो हैं वो देसी वैरायटी हैं। तो ये वैरायटी अगर हम आपको बताते हैं तो इनमें भी पिछले चने की जो वैरायटी उनके बराबर 20 से 25 कुंटल, 18 से 20 कुंटल, 25 से 30 कुंटल हमारी उपज प्राप्त होती है। ये वैरायटी हैं RVG, काबुली चने की जो RVG 101 जो गोल दाना है। दूसरी वैरायटी है RVSJKV, वो वैरायटी है 102, वो जो डॉलर से भी उसका सवाया वजन होता है, सवाया दाना है, सबसे बोल्ड दाना है, उससे बराबर बोल्ड दाना अभी हमारे पास नहीं। जो हमारे पास पहले पिछले दिनों में जो हमने वैरायटी दी है JGK3, उससे भी दाना इसका बड़ा है, तो हम उसको अवश्य लें। अभी ये हम 1 साल बाद आप लोगों को बीज दे पाएंगे, जिसमें बीज चेन में आ जाएगा। 3 जो वैरायटी हमारे महाविद्यालय से निकाली गई हैं वो है RVG 201, RVG 202, RVG 203। तो ये वैरायटियाँ हमारी उन्नत वैरायटी हैं जो हम आपके समक्ष 1 साल बाद हम आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी बात हमें ये कहना थी कि जो चने की वैरायटी आपके जिस खेत के टुकड़े में ज़्यादा झुलस रही है, ज़्यादा सूख रही है, उस वैरायटी को हम बदलें, क्या दूसरी अन्य वैरायटी ले आएँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें जिस खेत में चना उखड़ता है उस खेत में चना लेना बंद नहीं करना है, उस खेत में हम दूसरी वैरायटी अवश्य बोएं तो हमें लाभ मिलेगा। जैसे कि जहाँ सोयाबीन के समय खेतों में पानी भरता है वहाँ हम 130 JG 130 वैरायटी जो हमारी 5-6 साल पहले निकली है वो ले रहे हैं, JG 11 ले रहे हैं। उसमें हमने देखा कि कहीं कहीं वो पैचेज में उखड़ती है या सूखती है। उस जगह में हम हमारी दूसरी वैरायटी है छोटे दाने वाली JG 16, क्या जिसका देसी वैरायटी है, छोटा दाना है, उस वैरायटी को हम लेंगे तो वो खेत आपका भरपूर पैदावार देगा। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप JG 16 लो, आप अगर ट्राई करके दूसरी वैरायटी लेंगे, वैरायटी बदल देंगे जातियाँ, तो आपको भरपूर उत्पादन उसमें मिलेगा और चना की जाति भी चेंज होगी, जिससे हमें मंडी में पैसा ज़्यादा मिलेगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं,
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनतकश लोगों की राह में मुश्किलों के रोड़े तो बहुत आते हैं, परंतु वह अपने परिश्रम से इन रोड़ों को पार कर ही लेते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे ही सफल किसानों से मिलवाते आए हैं, जिनसे मिलकर आपको प्रेरणा मिले। इसी श्रृंखला में आज आपको मिलवा रहे हैं शेषराम कुशवाहा जी, जो कि भोपाल से हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। हर सप्ताह हम आपको एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी खेतीबाड़ी के बारे में। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही कृषक हैं, तो मिलते हैं उनसे, शेषराम कुशवाहा जी से। आपका स्वागत है शेषराम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ और सोचा, यानी कि फूलों की खेती आप करने लगे। क्या मन में आया आपका कि फूलों की खेती आपको करना है और इस तरह से अपनी खेती को आगे बढ़ाना है? किसान भाइयों, पहले मैं ये पारंपरिक खेती करता था, पड़ोस में देखा कि फूलों की खेती में ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर मैंने देसी गुलाब, गोल्डन और गेंदा, रजनीगंधा, नौरंगा, इनकी खेती चालू करी। इसमें जो पारंपरिक खेती है उससे ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और मेहनत भी कम है, लागत भी कम आती है। इसलिए मैंने ये खेती चालू करी और जब से ये खेती चालू करी है हमारी घर की स्थिति बहुत सुधर गई। शेषराम जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, आर्थिक तौर पर आप सुदृढ़ हो गए। अब यहाँ किस्मों की बात करें तो आप गेंदे के साथ रेड रोज़ की खेती करते हैं, यानी कि गुलाब लगाते हैं, तो किन किन किस्मों को आप लगाते हैं अपने खेत में? फ़िलहाल मेरे यहाँ 2 एकड़ ज़मीन में से 1.25 एकड़ ज़मीन में देसी गुलाब लगा है और देसी गुलाब में लागत कम आती है और फ़ायदा ज़्यादा है उसमें, इसलिए मैंने देसी गुलाब लगाया। और उसके साथ साथ देसी गुलाब के बीच में रजनीगंधा लगा सकते हैं अपन, रजनीगंधा की खेती भी हो जाती है, उसमें गुलाब का ही फ़ायदा होता है, रजनीगंधा हो जाता है। उसके बाद जब रजनीगंधा ले सकते हैं, ले लें, उसके बाद दूसरी चीज़ भी लगा सकते हैं अपन, तो इसलिए डबल फ़ायदे हैं। गेंदा भी लगा लेते हैं उसमें, गोल्डन भी लगा लेते हैं और नौरंगा भी लगा लेते हैं। तो फूलों की खेती में हमें ज़्यादा फ़ायदा लगा, इसलिए हम फूलों की खेती कर रहे हैं। जी, तकनीकी अगर हम बात करें तो अधिक उपज मिले आपको, अपनी जो इस तरह की खेती आप कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उसमें तो क्या करते हैं? उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? क्या किस तरह से उनको पानी और खाद और तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं? उसमें हम उद्यानिक विभाग द्वारा जानकारी मिलती है, उससे हम खाद का उपयोग करते हैं, पैदावार बढ़ती है, उससे फ़ायदा होता है हमें और लागत भी कम आती है, आमदनी बढ़ती जाती है उससे, तो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा। जी, नुकसान भी बहुत सारा होता होगा, कई बार ये होता है कि कीड़ा लग गया या कई तरह से मौसम की मार पड़ गई, तो उसका आप क्या, आपके पास उपाय होता है कि इस तरह से करके आप उस फसल को बचा सकते हैं? उसमें हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो वैसे भी देसी गुलाब में ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है और एक गोल्डन ऐसी वैरायटी है उसमें तो कोई बीमारी लगती नहीं। एक बार लगा दी तो करीबन 3 बार कटती है, वो साल में 3 बार कट जाती है, तो उसमें ज़्यादा लागत नहीं आती है अपने को। गोल्डन खेती में ज़्यादा फ़ायदा है। बाज़ार की हम बात करें तो बाज़ार भी इसमें आपको कहाँ कितना मिलता है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फ्लावर्स को ख़रीदें? हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हाथ से बेचें फूल। हम कमीशन एजेंट के पास जब जाते हैं, जब हाथ से ना बेच पाएँ, तो हम लोगों ने क्या करा है, न्यू मार्केट के जो माली हैं उनके पास बंदी बांध रखी है, उनको बंदी के हिसाब से दे देते हैं। MP नगर में कुछ माली कुछ 10 नंबर पे हैं, और जब मार्केट में इनको हम देने से जो माल बचता है उसको मंडी भेजते हैं, तो मंडी में फिर कमीशन एजेंट उसको बेच देता है। तो जो हाथ से बेचते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, कमीशन एजेंट के पास ले जाते हैं उसमें कम फ़ायदा होता है।
जी। तो इस तरह हमारा माल हम सप्लाई करते हैं। जी, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है जिसके जरिए आप काम करते हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम के अनुरूप भी फ्लावरिंग पर बहुत कुछ असर पड़ता होगा, मौसम का प्रभाव पड़ता होगा। तो आप किस तरह से मौसम के अनुसार इन पौधों को लगाते हैं और फिर उसको उपज अच्छी लेते हैं? अब मौसम का ऐसा, जब गर्मी आ रही है, गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए, तो उसका विशेष ध्यान रखते हैं हम कि पानी टाइम पे दें ताकि उत्पादन में फ़र्क ना आए। जी। तो पानी जब देंगे तो बीमारी भी कम लगेंगी, पानी नहीं देंगे तो बीमारी ज़्यादा लगेंगी, तो उधर लागत बढ़ेगी, दवाइयाँ ज़्यादा डालना पड़ेंगी। तो उससे फ़ायदा रहता है पानी ज़्यादा देने से गर्मी में। और ठंडों में ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, ठंडी में तो चल जाता है, 8 दिन में दिया पानी तो भी गाड़ी चल जाएगी। गर्मी में ज़्यादा देना पड़ता है पानी। जी बिल्कुल, पानी तो आवश्यक है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों की हम बात करें जहाँ हमारे किसान भाई इस तरह से खेती करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं, अलग मौसम है, अलग मिट्टी है, अलग तरह का वातावरण मिलता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले शुरुआत किस तरह से करें? उनको तो फिर ये हाइब्रिड वैरायटी लगाना चाहिए, देसी वैरायटी नहीं लगाना चाहिए जहाँ ये संभव नहीं है। हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती, थोड़ी लागत लगती है उसमें, क्योंकि देसी में तो फिर वो नहीं कर पाएंगे ना, जहाँ मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है वहाँ हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा काम करेगी। जी। और क्या सलाह आपकी किसानों को होगी कि जो ध्यान रखें? कई बार क्या होता है कि नुकसान इतना हो जाता है कि किसान उससे उबर नहीं पाता, तो जो आर्थिक सुदृढ़ता है उसकी, या तो लोन ले या कहीं कुछ ऐसी फंडिंग करके रखे जिससे कि कहीं नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए। मैं तो ये सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि हर एक फसल का बीमा करा के रखना चाहिए। तो बीमा कराएंगे तो अपन जो नुकसान होगा भरपाई हो जाएगी उसकी। सभी किसान भाइयों को बीमा कराना चाहिए, बीमे से फ़ायदा है। जी, यानी कि बीमा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारी सरकार भी इसके लिए सबको मोटिवेट कर रही है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि शेष राम जी ने किस तरह से अपने पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती को अपनाया और अधिक लाभ पाया। आप भी इस तरह की खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ का अर्जन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी कुछ बातें अपनी उद्यानिकी के बारे में, अपने फूल की जो खेती है उसके बारे में की। धन्यवाद आप। धन्यवाद। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको आज के अंक से प्रसारित जानकारियों से बहुत सी जानकारियां मिली होंगी जो कि आपके कृषि के कार्यों में सहायता करेंगी। यदि फिर भी किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।